आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस प्रैक्टिस सेशन में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माँ दोस्तों प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और ये प्रैक्टिस सेशन दोस्तों आपकी मैथ की तैयारी को और अच्छा बना रहे होंगे दोस्तों दिन प्रतिदिन। और जो बच्चे प्रैक्टिस सेट 1 से जुड़े होंगे ना और आज 10वें करने जाएंगे दोस्तों, उनके अंदर अलग ही आत्मविश्वास होगा, उनको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम मैथ्स में 100% स्कोर कर सकते हैं। केवल 10 सेट करने से आपके अंदर ये आ गया। जब सोच के देखो, जब आप ये लगातार अपने एग्जाम तक चलाते रहेंगे दोस्तों, तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि हम मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ही बूस्ट करते रहिए इन प्रैक्टिस सेट्स के द्वारा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 दोस्तों। आइए देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखेंगे सभी। और देखो इसमें सारी क्वेश्चन में PYQs ले रहे हो और मैंने उस कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स के आपके सारे क्वेश्चन लिए अदर स्टेट्स के, ठीक है, जो कांस्टेबल में आते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रकृति क्या होगी। देखो हमसे कह रहा है कि हमारे पास 1 से 10 तक क्या संख्या, उसमें विषम संख्या की प्रकृति पूछ रहा। तो देखो हमारे पास जो कुल परिणाम होंगे, कुल परिणाम जिसमें सम संख्या निकाल ले भाई, तो देखो वो कितने होंगे भाई हमारे पास 10 संख्या कह रहा है ना 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक 1 2 3 ऐसे 10 तक, तो कितनी संख्या हुई 10। और हमसे पूछ रहा विषम संख्या, विषम संख्या की प्रायिकता। अब देखो जो हमारे जो पूछता है ना वो हमारे क्या होता है अनुकूल। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कौन कौन से, देखो भाई अनुकूल परिणाम, परिणाम यानी जो हमारे फेवर में। अब देखो विषम संख्या तो आपको पता होगा, विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। तो सबसे पहली विषम संख्या क्या भाई, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9। इनमें तो भाई यही है, वैसे तो इनफाइनाइट होती है परंतु 10 तक केवल यही है। तो कितनी है भाई ये 5, कितनी है 5। और इन्हीं की हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बोलते प्रायिकता पी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या होता है भाई अनुकूल परिणाम परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है भाई। ये तो मैं आपको एकदम बिल्कुल फॉर्मूले के द्वारा कर रहा हूं दोस्तों। आपके माइंड में डाउट होगा भाई 5 क्या होंगे भाई, ये विषम और टोटल कितनी भाई 10, तो ये आगे 1/2, 1/2 यानी विषम संख्या की जो प्रायिकता वो है 1/2। ये तो सेकंड का था आपके लिए, तो पर मेरे को तो आपको समझाना है, तो ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही दोस्तों। अब इसी से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना, आपको प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की। यदि वो विषम ना हो के अभाज्य संख्या हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी दोस्तों, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप अभाज्य संख्या, ये भी पता चले अभाज्य संख्या कौन कौन सी है और इसकी प्रोबेबिलिटी दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपके बढ़िया से समझ में आया होगा और ये भी, इसका भी जवाब आप देंगे दोस्तों। क्या आएगा जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलिए। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। देखो हमारे पास किसका क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई। अब देखो हमारे पास जितनी भी यहाँ पे आपको नंबर देख पा रहे हैं, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है। क्या दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन है। तो थोड़ा सा आप मिक्स फ्रैक्शन का मतलब समझ लीजिए। देखो हमारे पास यदि कोई फ्रैक्शन इस टाइप के ए सही B/C, तो आप इसको लिखोगे A + B/C, जहां पे B/C क्या होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है भाई। यानी बोलो तो ठीक है, समझिए इतना, ये होते प्रॉपर फ्रैक्शन, इतना समझो बस। अब देखो इसका मतलब समझिए, हाथ से हमारे पास ना इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। देखो आप 5 इसको कैल सकते हो भाई, 5 + 1/2, 7 + 3/4 + 8 सही, 8 + 3/8, ऐसे इसका मतलब समझ के हमने ये लिख दिया। देखो अब यहां से आपको क्या करना है, देखो 5 7 और 8 कितने को, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 प्लस, अब इनको कैलकुलेट कर लो, 1/2 + 3/4 + 3/8, ठीक है भाई। अब इनको सॉल्व करना आसान है। देखो भाई 20 एलसीएम क्या है भाई 8 आएगा, ठीक है। तो देखो यहां से कितना है भाई 2, 8 कितने को 4 बार, तो 4 4 2 8 को 2 बार, तो 2 × 6, 2 × 6 और ये 3,
ठीक है, तो देखो हमारे पास कितना है 20 प्लस 4 और 6 10 और ये 13 बटे 8। अब आप एलसीएम लेंगे यहाँ से, देखो भाई तो नीचे क्या आएगा भाई 8 आएगा। अगर यहाँ से भी अगर आपको पता चले एलसीएम 8 आएगा तो वैसे भी देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हमारे पास 4 है, यहाँ क्या 8 4 है, तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। तो यहाँ से देख लो भाई, देखो 8 8 दूनी मतलब 16 160 और 13 173 तो ऑप्शन कौन सा सही बन रहा दोस्तों? ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद करूंगा ये आपके समझ में आ गए होंगे और इन मिक्स फ्रैक्शन का भी मतलब समझ गए होंगे आप। एक क्या होगा नंबर होगा होल नंबर, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब समझो, मिक्स फ्रैक्शन है जो हमारे पास क्या होती है, देखो ये होती है, एक होता है हमारे पास होल नंबर में डब्ल्यू लिख रहा हूं भाई, ठीक है, होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन। समझे बात को नहीं समझे? जैसे कि मान चलो 2 सही 3/4, इसका मतलब है 2 प्लस 3/4। समझे बात को? ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन का मतलब 2 से 3/4 का मतलब 2 प्लस में 3/4। उसी को मैंने यूज करके इसको बहुत आसानी से कर दे, नहीं अदरवाइज इसको हम पहले फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन बनाते तब उसको ऐड करते। उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका बेस्ट वो यही है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा हमसे कि n के किस मान के लिए 439 n 9 से विभाजित है। यानी हमारे पास 4 3 और n है जो 439, यदि हमारे पास 9 से डिवाइड होता है तो n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू क्या हो। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को वैसे आप तो जानते हो दोस्तों n की वैल्यू क्या होगी, समझ गए होंगे कि n की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसका पर्पस मेरे पता क्या कि मैं आपको 9 की डिविजिबिलिटी बता दूं, 9 की डिविजिबिलिटी बता दूं, यानी यहाँ पे वो नंबर आएगा जो 9 से डिवाइड हो जाए ये सब पूरा नंबर। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास जिस नंबर को हम चेक करना उसके अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग। जैसे इसी के लिए समझो 4 + 3 + n, देख इसके अंकों, देख n का एक तरीके से हमारे पास अंक है जो जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो देखो 4 और 3 7 + n, तो हमारे पास यदि कोई नंबर 9 से डिवाइड होना है तो उसका मतलब है कि उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। अब देखो 7 ही है, अगर यहां पे हम कौन सा अंक रखें जिससे कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, 9 है, 18 है, यानी बोल 9 की टेबल, 9 1 9 9 3 18 9 3 27। तो हम देख पा रहे हैं यदि हम यहाँ n की जगह क्या रख दे, 2 रख दे, क्या रख दे भाई 2 रख दे, तो हमारे पास जो ये नंबर बनेगा 7 + 2 ये आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यदि हमारे पास यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 2, ऑप्शन बी। समझे बात को? इसी तरह देखो ये तो केवल 3 अंक के लिए, यदि एक हमारे पास ये हो 8 3 n 4 5 6 8, ये एक नंबर है, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जिससे कि हमारे पास ये नंबर डिवाइड हो जाए 9 से। किससे भाई 9 से। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग। देखो 8 + 3 + n + 4 + 5 + 6 + 8, ठीक है, समझते जाना, ठीक है। और एक छोटी सी बात और कि जब यदि हमारे पास दो अंकों का जोड़ 9 बन रहा है तो वो तो वैसे ही कर देगा, 4 और 5 9, ये तो 9 हो गया तो कट जाएगा भाई। अब देखो 8 और 3 11, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 8 कितने हो गए भाई 25, तो अंकों का योग है 25, ठीक है। अब 25 को फिर से डिवाइड करेंगे तो देखो अंकों का योग कर लेंगे, या क्या 7, क्या आ गया 7, और प्लस में n रहेगा, प्लस में क्या रहेगा n, यहां समझ रहा हूँ ये n भी रहेगा, तो n की जगह क्या रखे फिर से क्या जाएगा 2, यहाँ पे 2 रख लेंगे, क्या रख लेंगे 2, n की जगह आएगा 2। समझे बात को नहीं समझे? यानी हमारे पास यदि कोई ऐसा नंबर है और वो कह रहा है कि 9 से डिवाइड हो रहा है तो उस वैल्यू यानी जो n है x है y है z कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ये पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू क्या हो। तो आपको क्या करना, अंकों का योग करना और ये देखना इसमें कौन सा अंक जोड़े कि हमारे पास जो नंबर बने वो 9 से डिवाइड हो जाए। ये क्या 9 की डिविजिबिलिटी, यानी मैं लिखवा भी देता हूं, देखो 9 की जो डिविजिबिलिटी है 9 की वो है अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए भाई, विभाजित होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या होता है 3 के लिए सेम, अंकों का योग 3 से विभाजित
होना चाहिए। समझे बात क्यों नहीं समझे? 3 के लिए क्या, अंकों को 3 से डिवाइड, 3 और 9 के लिए सेम होता है, ठीक है। अंकों को जोड़ेंगे और ये चेक करेंगे वो हमारे पास जो नंबर बना जोड़ के वो 3 से और 9 से डिवाइड हो रहा, तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 9 से और 3 से। कोई दिक्कत किसी को, ये समझ में आया सभी को? इस टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, और क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 10 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19, जेड प्लस एक्स बराबर 21, तो जेड का मान है, जेड का मान पूछ रहा और बता रहा है कि हमारे पास ये x प्लस वाई 10 है और y प्लस जेड 19 है, जेड प्लस एक्स 21 है। तो देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इन तीनों को जोड़ दूं जैसे आप 10th क्लास में कर देते ना, सेम उसी तरह से। तो देखो मैंने तीनों को जोड़ दिया, तो हमारे पास देखो x और एक x, मतलब कि हमारे पास, मैं लिख देता हूं एकदम प्रॉपर समझाने के लिए आपको। देखो x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड वाले जुड़ जाएंगे, y प्लस जेड, y प्लस जेड और z प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड जुड़ जाएंगे। देखो 10 19 प्लस 21, नहीं तो डायरेक्ट करना आपको। देखोगे यहां से x और ये x, तो 2x होगा, ऐसे यहां पे आएगा 2y और यहाँ आएगा 2z, तो x प्लस वाई प्लस जेड और 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना है, देखो 19 और 21 कितने होगा, 40 और 10 50, 40 और 10 50। तो आप देख पा रहे हैं देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है भाई, 50 बटे ये आ जाएगा 2, तो यहां से आ गया 25, कितना आ गया भाई 25। और आपसे पूछा क्या भाई, जेड, क्या पूछा जेड, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या भाई 10, यह आएगा 10 प्लस जेड बराबर 25। तो यहाँ से जेड निकालेंगे तो आप क्या आएगा भाई 25 माइनस जाएगा 10, यह आएगा 15, क्या आएगा भाई 15, जेड की वैल्यू आ गई 15, सेम। कोई दिक्कत? तो जेड की वैल्यू कितनी, 15, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये तो मैंने आपको इक्वेशन 1 2 3 करके समझा दिया, आपको डायरेक्ट माइंड में क्या भाई जोड़ना है, ठीक है। 2x हो जाएगा 2y 2z, डायरेक्ट इस पे आना, ठीक है। यहाँ से 25 25 बटे 2, सॉरी 50 बटे 2 25, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या 10 घटा दें डायरेक्ट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझाना मेरा काम है और आपको डायरेक्ट करना दोस्तों, ठीक है। कर पाएंगे? अब एक इसी से मैं पूछ लूं, आपसे पूछ सकता हूं क्या? चलो बताइए, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। ये दो वैल्यूज बतानी है आपको। मैंने क्या पूछ लिया, इसने पूछी हमसे जेड और मैंने पूछी आपसे एक्स की और वाई की। ये इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पाओ। इस तरह दोस्तों अगर आप जवाब देंगे ना तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, और कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पाओ, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, ध्यान से देखना भाई। एवरेज का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और आसान भी है। देखो क्या कह रहा है हमसे कि 2 7 6 और x का औसत 5 है और 18 6 11, x और y का औसत 10 है, तो y का मान क्या है। देखो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इन चार का औसत है 5। देखो यानी मतलब क्या, 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस x। भाई औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो कितने आंकड़े भाई 4, कितना कह रहा है भाई 5, तो यहां से आप x निकाल लेंगे। कर पाएंगे भाई? देखो x, देखो 4 पंजे 20, 2 7 9 9 6 15, ये प्लस का 15 होगा, इस तरह जाएगा -15। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 20 में से 15 गया तो 5, x वैल्यू तो आ गई 5, ठीक है। परंतु हमसे पूछ क्या रहा भाई, y, क्या पूछ रहा y, और ये कह रहा है कि 18 6 x और y का जो एवरेज है वो है 10, क्या भाई 10। तो देखो ये कितने अंक है भाई, कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो ये आएगा नीचे 4। एवरेज क्या बता रहा है भाई 10, क्या बता रहा है 10। तो यहां से देखो एक्स वैल्यू आप रखेंगे कितनी 5, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां से देखो भाई y बराबर देखो 10 दाई, सॉरी 10 10 चौक 40। अब देखो ये कितना होगा, देखो 18 और 6 24, 24 और 5 29, और 29 यहाँ प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का। अब देखो 40 में से जब 29 घटेंगे आएगा 11, लेकिन y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 11, सिंपल। y की वैल्यू क्या आएगी 11। ऑप्शन कौन सी दोस्तों, ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी एकदम एब्सोल्यूट राइट है दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को? इस तरह से देखो पहले दो एवरेज दे रखी है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, और दूसरी वाले से पूछ रहा हूं हमको y की वैल्यू। कर पाएंगे दोस्तों? एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, सिंपल वो लगाया और आसानी से कर पाए दोस्तों। थोड़ा सा आप जब खुद करेंगे ना तो ये केवल कितने दिन कर देंगे आप,
केवल मात्र 10-15 सेकंड में कर देंगे दोस्तों आप ये। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ध्यान से देखें सभी। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, 10th क्लास का ही क्वेश्चन दोस्तों ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है इसमें, समीकरणों की प्रणाली 2x प्लस में 3y बराबर 7 और a माइनस बी गुना x प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2 के अनंत रूप से कई समाधान है, यानी बोल इनफाइनाइट हल है। कितने में? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन दो इक्वेशंस के। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कराने से पहले, यदि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हो तो उनका जो बेसिक होता है वो मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये हमारे पास बनना ही बनना है क्वेश्चन में से। देखो तो देखो समझो क्या है हमारे पास, मैं वो समझा देता हूं आपको। देखो यदि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, मान चलो a1x b1y प्लस में c1। पहले तो ये समझ लो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल होती है वो इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। सिंपल, अगर मैं सिंपल इक्वेशन की बात करूं तो वो होगी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी भाई, एक क्या होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे हमारे पास जो a और b है, a और b है जो, वो क्या होंगे, नॉन जीरो। क्या होंगे भाई? नॉन जीरो होंगे दोस्तों, ठीक है। b भी क्या होगा, नॉन जीरो। इसका कारण वही है, ये हमारे पास यदि a और b जीरो हो जाए, a और b जीरो हो जाए तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट और x भी चला जाएगा और y भी चला जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन दो वेरिएबल तो बची ही नहीं। तो देखो भाई यहां से समझो, ये तो हमारे पास का स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, और मैं बात कर रहा हूं दो पेयर की। तो देखो मैं इसके कोएफिशिएंट दो लाइन बना रहा हूं, तो इसका फर्स्ट कोएफिशिएंट कर रहा हूं मैं a1x प्लस में b1y प्लस c1। अब देखो दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं भाई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या दो जनरल इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की दोस्तों। यदि हमारे पास दो ऐसे इक्वेशन दे रखे हैं तो हमारे पास देखो क्या कितने केस बन सकते हैं इनके सॉल्यूशन के लिए दोस्तों, वो समझ लो आप। देखो इस वाली फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे रहा हूं मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूं इसको, यानी कहने के लिए मैं इसको L बोल रहा हूं, ठीक है। और इसको बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, M, ठीक है। अब समझ लो, सबसे पहले देखो भाई, यदि हमारे पास देखो एक चीज तो ये समझ लेना, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को। जैसे कि मान चलिए पेन है, तो एक्चुअल में हम इसको इनफिनिट तक बढ़ा दे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी? लाइन। तो जो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब लाइन। समझे बात को? कोई दिक्कत किसी को? यानी रैखिक समीकरण जो रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हमारे पास अगर 2D प्लेन की बात करूं तो हमारे पास तीन केस बनते हैं। क्या बनते? तीन केस बनते हैं कि हमारे पास देखो लाइन क्या हो सकती है। एक तो केस ये हो सकता है भाई कि हमारे पास जो वो लाइन है एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती है। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। यानी हमारे पास ये एल लाइन है और ये एम, ये एल है और ये एम। ये केस बनेगा एक तो भाई, है कि नहीं? दो लाइन ऐसी तो हो सकती है भाई, एक दूसरे को काटेंगे इस तरह से। या तो ये होगा, एक क्या होगा कि हमारे पास जो लाइन है वो यहां पे समझ, यहाँ पे लाइन है जो हमारे पास वो एक दूसरे के ऊपर हूं, एक दूसरे के ही ऊपर हूं। मतलब क्या? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी ये एल ये हो और ये एम ये लाइन है। दो केस ही हो सकते हैं भाई, एक केस हो सकता है दूसरा वाला। और तीसरा केस समझो, तीसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे पास वो लाइन इंटरसेक्ट ही ना करें, इंटरसेक्ट ही ना करें। ये दो केस हो सकते हैं पैरेलल, ठीक है। या तो ऐसे होंगे कैंची की तरह, या फिर क्या होगी एक के ऊपर एक होगी दोस्तों, ठीक है। और दूसरा भाई ये हमारे पास लाइन पैरेलल हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करें। ये तीन कंडीशन बनती है हमारे पास दो लाइंस को 2D प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये उन इन लाइन की इक्वेशन है जिसमें मैं इसको कह रहा हूं भाई एल और इसको कह रहा हूं भाई एम। समझे बात को? अब देखो समझते जाना भाई। देखो यहां पे लाइन है जो हमारे पास वो क्या? प्रतिच्छेदी। कैसी हुई? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। समझेंगे इस बात को भाई? अब यहां पे जो लाइन हमारे पास क्या भाई? समपाती, समपाती, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है भाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट,
को इंसिडेंट। ठीक है, यहां पे आओ भाई, इसको क्या बोलते हैं, देखो दो लाइंस यहां पे यदि ऐसे रेल की पटरी की तरह हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, उनको बोलता हूं पैरेलल, यानी बोलते समांतर रेखा, समांतर रेखा यानी बोले तो पैरेलल लाइंस। ठीक है भाई, समझे इस बात को, इतना समझे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यदि इतना समझ गया आप, देखो अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन बोलता हल की, यानी इनके कितने कितने हल होंगे, कितने कितने हल होंगे। अब देखो हल, हल का मतलब कहता क्या होता है, हल कब होता है, जब चीजें मिलती हैं, चीजें मिलती है, जैसे दो लोगों में झगड़ा हुआ है तो उनका हल करवाना, तो उनको मीटिंग करानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी नहीं करवाए तभी तो उनको कोई सॉल्यूशन होगा। तो देखो हमारे पास इनका सॉल्यूशन, देखो मेरे का मतलब है कि ये कितनी बार इंटरसेक्ट करती है, तो आप देख पा रहे ये वाली केवल एक बार इंटरसेक्ट करते हैं, और वो भी इस पॉइंट पे। आप देख पा रहे हो भाई सभी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे केवल एक सॉल्यूशन, यानी बोलते यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक यानी कि बोले अद्वितीय हल बोल देते हैं उसको, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर भाई, तो अनंत बार मिल रही है, हर जगह मिल रही है, तो यहाँ पर अनंत हल यानी अनेक हल है, अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं लिखने की जरूरत तो नहीं है उसको इनफाइनाइट को। अब देखो इसमें यहां तो मिल ही नहीं रही, अब देखो दोनों में झगड़ा चलो, दोनों अलग अलग चले, ऐसे दूर दूर नहीं एकदम बिल्कुल, तो उनका समाधान तो होगा ही नहीं, तो यहां पे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझे इस बात को भाई। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, कि हमारे पास अद्वितीय हल का मतलब है यूनिक हल, यानी बोल तो एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और यहां पे भाई अनेक हल बोलते इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहां पे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं दोस्तों। ठीक है, समझे इस बात को। अब देखो इतना समझे यहां से। अब देखो ये तो क्या करा मैंने, कि हमारे पास जो लाइंस हैं उनकी ज्योमेट्री देख के ही मैंने बता दिया कि इसका एक सॉल्यूशन, इसके एक अनंत सॉल्यूशन है, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमारे पास ये लाइन ऐसे फिगर ही ना दिया हो और केवल हमारे पास ये दो लाइन दे रखी है, तो क्या आप तब बता सकते हो कि हमारे पास लाइन के सॉल्यूशन है और कितने हैं, बता पाओगे। तो उसके लिए हमारे पास तरीका पता क्या है, कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट है A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनका हम रेशियो चेक कर लेते हैं। तो इस वाले केस में ना हमारे पास जो A1 का रेशियो A2 से, B1 का रेशियो B2 से, ये दोनों बराबर नहीं होते, यानी हमारे पास ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका कोई सॉल्यूशन, सॉरी उनका एक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहां पे आओ, इस वाले केस में क्या होता है कि हमारे पास A1 का रेशियो A2 से, B1 का रेशियो B2 से बराबर होता है C1 का रेशियो C2 से, यानी तीनों ही रेशियो यदि बराबर हैं तो हमारे पास उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अनेक हल होते हैं, बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब इस वाले केस में क्या होता है भाई, कि हमारे पास A1 का रेशियो A2 से, B1 का रेशियो B2 से, C1 का रेशियो C2 से, ये दोनों तो बराबर होते, पर तीसरा बराबर नहीं होता, ये तीसरा वाला बराबर नहीं होता। यदि ये वाली कंडीशन बनती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतना समझे, कोई दिक्कत। ये मैं इनका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, ये आपके समझ में आ गया तो फिर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से बनने वाले सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आप देखो, अब देखो यहां पे एक छोटी चीज और बता देता हूं मैं आपको, देखो भाई क्या, कि हमारे पास जब ये होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, देखो हमारे एक सॉल्यूशन होगा या अनेक सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन होगा, तो उन लाइंस को हम बोलते हैं संगत रेखाएं, संगत, क्या बोलते हैं, संगत, संगत। ठीक है, यहां पे भी संगत सॉल्यूशन है, जहां पे वहां पे संगत है, वहां पे लाइंस क्या संगत है, यहां पे सॉल्यूशन नहीं है, यहां पे असंगत है, असंगत। इतना याद रखो भाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई संगत को, बताओ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है भाई, और यहां पे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट,
ठीक है, यहाँ पे क्या इनकंसिस्टेंट लाइन। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आपको इन वर्ड पे बना के देगा कि लाइन कंसिस्टेंट है तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या होगी इस तरह से, और अगर इनकंसिस्टेंट है तब क्या होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये तो क्या था दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसके बेस पे हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। अब देखो, अब प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन है उस पे आओ, देखो वो क्या क्वेश्चन है। अब इस कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आएगा, अगर मैं डायरेक्ट समझाने लगता ना तो आपको याद ही नहीं आता दोस्तों क्या कर रहा हूं मैं एक्चुअल में। ठीक है, तो 10th क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया, आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये क्या कह रहा है कि समीकरण, हमारे पास दो समीकरण है वही, ठीक है, इसको एल बोलो इसको एम बोलो, इसको है ना। और कह रहा है कि इनके अनंत रूप से समाधान है, अनंत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देखो कौन से केस में भाई, इस वाले में। तो हमारा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो A1 का रेशो A2 से, B1 का रेशो B2 से, C1 का रेशो C2 से बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास देखो A1 2 है और B1 क्या 3 है, और जो C1 वो क्या -7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे A1 क्या A माइनस बी है, और B1 क्या A प्लस बी है, और C2 क्या हमारे पास इसका माइनस। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा हमसे। तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो भाई मैं यहां लिख देता हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन, यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी भाई, A1 का रेशो A2 से, B1 का रेशो B2 से बराबर होगा C1 का रेशो C2 से। समझे बात को, नहीं समझे भाई, ये केस होगा हमारे पास। अब देखो A1 क्या हमारे पास भाई 2, कोएफिशिएंट ऑफ x पिछले से कंपेयर करेंगे आप ना, A1x B1y, तो B1 क्या हमारे पास 3 है भाई, और यहाँ पे क्या था C, तो ये क्या जो हमारे C1 है वो क्या हमारे पास -7 क्योंकि इस तरफ ले जाकर। ठीक है भाई, ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे, देखो ये क्या हमारे पास A2 है, A2 क्या A माइनस बी है, और B2 क्या भाई A प्लस बी है, और C2 क्या हमारे पास भाई इसका माइनस। समझे बात को, नहीं समझे भाई। तो यहाँ पे आप देखो पुट कर लेंगे तो देखो आपके पास क्या है, A1 क्या हमारे पास 2 बट A2 क्या हमारे पास भाई A माइनस बी, B1 क्या हमारे पास भाई 3, और B2 क्या हमारे पास भाई A प्लस बी। अब देखो C1 क्या हमारे पास भाई -7, ठीक है, और C2 क्या हमारे पास है -3A प्लस बी -2। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन इस तरह से बनेगी। देखो ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू, तो देखो एक बार हम ये ले लेंगे, ये दो इक्वेशन, और एक बार दो ये, परंतु देखो हमें पहली वाली कंडीशन लेते हैं इसमें, टेक ये दो बार ले लो, 2/A माइनस बी बराबर 3 प्लस A प्लस बी। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी, A प्लस बी, ऐसे ही है 3 टाइम्स ऑफ A माइनस बी। देखो A प्लस 2 से गुना करेंगे 2A प्लस में 2B बराबर 3A माइनस 3B। तो देखो A को एक साइड कर लेते हैं और B को एक साइड कर लेते हैं। तो देखो A की वैल्यू, देखो A को इस तरफ करेंगे तो इस तरफ आएगा, देखो 3A माइनस प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, 2A। यहाँ पे देखो 2B प्लस का 3B। तो यहां से देखो आप पाएंगे क्या, देखो भाई 2B और 3B कितने हो गए भाई 5B बराबर 3A में से 2A गया तो भाई A बचा, खाली क्या बचा A बचा, क्या बचा दोस्तों A बचा। अब देखो यहां से आप ए रेशो बी निकाल लो, A रेशो बी निकाल लो, यानी जब बी रेशो निकाल लो भाई, तो यहां से आप बी रेशो A निकालेंगे, बी बटे में ये यहां जाएगा भाई, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 5, नीचे आ गया क्या 5। ये एक्चुअल में रेशो क्या दोस्तों, रेशो। ठीक है, आगे देखो यहां से अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास जो ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग सेट है, यानी पर जो बी रेशो ए होगा वो होगा 1:5। ठीक है, तो अब यहां पे देखो हमारे पास जो बी रेशो ए है जो वो 1:5 किस में है। तो देखो बी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बी की वैल्यू 1 यहाँ है, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 5 यहाँ है। तो इनको जो रेशो भी लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5:1। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी बन रहा है, ये यहाँ पे सेट हो रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अदरवाइज आप क्या करेंगे इसको इससे निकालेंगे, फिर हमारे पास A प्लस बी में हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी, तब उस वहां से A प्लस बी निकालेंगे आप।
उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमने देख लिया भाई इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन सेट हो रहा है 1:5 में, 5:1 में। सॉरी, एक मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी भाई। बी की वैल्यू हमसे इसके अकॉर्डिंग देखे तो हमारे पास बी रेशो मैंने एक की बात करी है ना, तो देखो बी क्या दे रखा भाई 1 और ए 5, तो 1:5, 1:5, तो यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन डी दोस्तों, एकदम बिल्कुल होगा सही इसका, ठीक है। और अदरवाइज देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 3/5, 3/5 थोड़े है हमारा भाई, ये ऐसे गलत हो गया है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये कितना भाई 3/2, यहाँ भी ये भी गलत हो गया। और ऐसे यहाँ पे 1/2 वो तो आया नहीं हमारे पास, कोई दिक्कत किसी को। ऐसे यहाँ पे केवल क्या कर लेंगे, रेशो चेक कर लेंगे यहाँ से ऑप्शन के थ्रू दोस्तों जाके, ठीक है। समझे। अब ये क्वेश्चन आपको कब समझ में आया, जब आपने इसका कॉन्सेप्ट किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तब आपको जाके समझ में आया। कोई दिक्कत किसी को। अब क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों इसी तरह। आइए अब अगले क्वेश्चन पाओ दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या हमारे पास, ठीक है भाई। ये भाई याद रखना ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसकी बेस पे हमने क्वेश्चन को किया। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए और समझेंगे ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है हमसे कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, उसको एक खंबे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और वो 30 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। देखो हमारे पास जो जो ट्रेन की लेंथ है यानी कि लंबाई, ट्रेन की जो लंबाई है वो है हमारे पास 100 मीटर, 100 मीटर। और हमारे पास जो स्पीड है, ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल वो क्या भाई 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे पास गिवन डाटा, ठीक है। अब देखो हमसे क्या कह रहा है भाई कि एक खंबे को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। देखो हमारे पास सेकंड में पूछ रहा टाइम, किसमें पूछा सेकंड में, तो हमारा जो स्पीड है वो किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। अब मैं इसी को पहले कन्वर्ट कर लेता हूं भाई, तो 30 किलोमीटर पर आवर दे रही है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे भाई 5 गुना 5/18 से मल्टीप्लाई। तो देखो 18 से काटेंगे इसको, देखो 6 से कटेगा, 6 तिया और 6 पंजे, ऊपर आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। इसके अकॉर्डिंग हमने डाटा बना लिया अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो अब देखो मैं ये कह रहा क्वेश्चन हमसे कि यदि हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और यहां पे क्या है एक खंबा है, यहां पे क्या है खंबा, इसको पार करना है, ठीक है, इसको क्या करना पार करना। तो ट्रेन यहां से आएगी, देखो जब यहां से ट्रेन इस खंबे से स्टार्ट होगी, तो जब यहां से एकदम पूरी तरह यहां से पीछे से खिसकती जैसे आएगी, बोले तो मैं एक लाइन बना देता हूं फिर आप समझ भी पाएंगे। देखो यहां से जो लाइन है ये मान जो ट्रेन है, ठीक है, तो ऐसे मूव करती करती जाएगी दोस्त, आ गई है ऐसे पूरा जाएगी, तो ये ट्रेन यहां आ गई, तो ये इसको पार कर जाएगी पूरा, कर जाएगी नहीं कर जाएगी भाई। तो यानी इस ट्रेन ने इसको पार करने मतलब इस ट्रेन को अपनी ही लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी इस खंबे को पार करने के लिए। बात को समझे। यानी हमारे पास जो टाइम होता वह क्या होता है भाई, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था ना, वो क्या था टाइम बराबर होता है भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो होता है टाइम बराबर। अब देखो डिस्टेंस कितनी चलेगी वो अपनी ही लेंथ के बराबर, तो देखो उसकी खुद की लेंथ कितनी हुई 100, और चाल चाल कितनी हुई 30, 30 नहीं एक्चुअली में मीटर पर सेकंड 25/3 है, 25/3, तो 25/3 यहां लिखेंगे भाई आप, 3 यहां लिखेंगे तो 3 ऊपर जाएगा पलट के भाई। तो देखो 3 से 25 से काटे 25 चौका, तो 4 3 12, हमारा जो टाइम हुआ है सेकंड्स में, कितने में आया है सेकंड्स में। यानी उसको इस खंबे को पार करने के लिए कितने सेकंड लगेंगे, केवल मात्र 12 सेकंड, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझे बात को। देखो मैंने पहले में केवल रिपीट कर चुका हूं कि हमारे पास जो डायमेंशन है वो यूनिट है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा है। सेकंड में पूछ रहा है तो हमने किलोमीटर पर आवर से बात नहीं जोड़नी, हमको उसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा स्पीड को, तब जाके हमारे पास सही आंसर आएगा। अदरवाइज आप गलत कर बैठोगे दोस्तों। अगर यहाँ पे आप 100/30 कर दें तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो गलत होगा दोस्तों, ठीक है। समझे बात को, क्लियर, किसी को दिक्कत यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन पाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास और क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे। ये क्या कह रहा है हमसे
कि यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम 5 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कर देंगे। दोस्तों देखो, राम है, कौन है भाई, राम है, ठीक है, और कौन है, शाम है, शाम है, ठीक है। राम को काम पूरा करने में कितने दिन लगते हैं भाई, 8, शाम को 5। वैसे देखो भाई, एक चीज बताओ मेरे को, जो काम है क्या वो काउंटेबल है, यानी काम को आप क्या काउंट कर सकते हो कि मैंने एक काम किया, 2 काम किया, 3 काम किया, नहीं कर सकते ना। इन काम हमारे पास क्या अनकाउंटेबल है, परंतु हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर रहे हैं, हम उसको काउंटेबल मान के करेंगे। जैसे कि मान चलो थोड़ी देर समझ लो कि आपको चेयर बनानी है, क्या बनानी है, चेयर। तो जैसे कि 8 मतलब कि जो हमारे पास राम है वो कुछ चेयर बनाता है, 1 2 3 4 5, तो उसके जैसे मान लो 5 चेयर बनाई, तो उसका काम होगा 5 काम। बात को समझे नहीं समझे, इस तरह से हम काम को यहाँ पे लेके चलेंगे। अनकाउंटेबल होता पर काउंटेबल लेके चलेंगे इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि 8 दिन में कर देता, किस दिन, राम है जो कितने दिन कर देता, 8 दिन में कर देता, शाम कर देता 5 दिन में, एक काम को, कोई भी काम होगा। अब जो हमारे पास जो काम होगा, जहां काम होगा भाई, हमको तो नहीं पता क्या काम होगा, परंतु हम यहाँ जो काम मान लेंगे वो मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम, 8 और 5 का एलसीएम, 8 5 का एलसीएम, ठीक है भाई। तो 8 5 का एलसीएम कितना है भाई, 40, कितना है, 40। तो हमारे पास जो काम है वो है 40, कितना है, 40 है। अब देखो ये 8 दिन में करता है, कितना काम करता, 40 काम करता है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा ये, 5, कितना करेगा ये, 8 8 8 8, 5 बार करेगा तो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। इसको डिवाइड देखो, 5 40 कितने करेगा भाई, 8, एक दिन में करेगा 8, 8 दिन में करता है 40, तो एक दिन में 5, और ये 5 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 8, कितना करेगी, 8। और हमसे पूछ क्या रहा भाई कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखो हमारे पास टोटल काम क्या, देखो राम और शाम के पूछ रहा भाई, राम शाम कितने दिन में करेंगे। देखो टोटल काम क्या भाई, 40, और दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं, दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं, ये करता 5 और ये करता 8, तो देखो 5 + 8, टोटल काम बटे में एक दिन का काम, टोटल दिन आ जाएंगे। देखो ये अगर 40, 8 5 13, 8 5 13, देखो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, देखो 13 × 39, 13 × 39 और 1/13। तो हमारे पास जो काम है, राम और शाम दोनों मिलकर 40 काम को करेंगे 3 से 1/13 दिन में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझे इस बात को, दिन लिखने, टोटल काम मानेंगे कौन सा, जो इनका एलसीएम होगा, क्या होगा, एलसीएम, फिर वहां से एक दिन का काम आ जाएगा और जो पूछा उसके अकॉर्डिंग हम जवाब दे देंगे। दोस्तों कर पाएंगे क्वेश्चन आप, आसान दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखें क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे, कि एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची गई, जिसमें 3 प्रतियों की लागत कीमत पर बराबर लाभ प्राप्त हुआ, एक प्रति की कीमत होगी। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि एक पुस्तक है, उसकी 12 कॉपीज को हमने 1800 रुपए में बेचा, और कह रहा है कि हमारे पास जो लाभ हुआ, जो हमारे पास क्या हुआ, लाभ हुआ, वो बराबर हुआ 3 प्रतियों, 3 कॉपी की लागत मूल्य के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट है वो 3 प्रतियों के कॉस्ट प्राइस के बराबर, किसके बराबर, 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। इतनी बात को समझे भाई। अब देखो हमको कितनी कॉपी बेचनी है, 12, तो 12 को बेच दिया सेलिंग प्राइस, 12 का सेलिंग प्राइस माइनस 12 का सेलिंग प्राइस माइनस 12 का कॉस्ट प्राइस, इतने में खरीदा होगा, इतने में बेच दिया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया, क्या है वो, प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट कह रहा है वो 3 सीपी के बराबर, कितने सीपी, हाँ प्रॉफिट आएगा भाई, तो हमारे पास 3 सीपी के बराबर, 3 सीपी के बराबर। इतना समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। अब देखो अब यहां से आप 12 एसपी, अब यहां से इस माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो आएगा 15 सीपी, क्योंकि 3 और 12 कितना हो जाएगा भाई, 15। अब यहां से एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे भाई सभी। देखो 15/12, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 3 से काट देंगे ना, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी बोले तो यदि एसपी 5 है तो सीपी कितना, 4 है, कितना, 4 है। और प्रॉफिट कितना हो रहा फिर हमको भाई, 1 यूनिट का, कितने का भाई, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा भाई। 4 में खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 1 यूनिट का हो रहा है कि नहीं। अब परंतु क्या कह रहा हमसे, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो 1800 रुपए, यानी 5 का मतलब है 1800 रुपए, 1800 रुपए। तो यहां से एक का मतलब निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 की वैल्यू हमारे पास है 1800, तो एक की वैल्यू क्या होगी भाई, यहां से देख लो 5 दिया 15,
बचा 3 और 0, 5 अंक 30 और 0। बात को समझे कि नहीं समझे भाई? कोई दिक्कत? यानी एक का मतलब होगा 360, तो हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा वो हो रहा 360 रुपए का, 360 रुपए का। अब जो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है वो एक्चुअल में बराबर हो 3 कॉपीज के लागत मूल्य के बराबर। एक्चुअल में 3 का कॉस्ट प्राइस है, 3 का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। यानी 3 का क्या दोस्तों? कॉस्ट प्राइस है। 3 कॉपी का कॉस्ट प्राइस क्या भाई? 300 है। कितना? 360। और हमसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन में कि एक प्रति की कॉपी, कि हमारे पास जो 1 कॉपी है उसका हम क्या बताना? प्राइस बताना, कॉस्ट प्राइस बताना ये एक को बनाने में कितना पैसा लगा। तो देखो 3 को बनाने में कितना लगा? 360। तो एक को बनाने में 360 बटे 3, कितना भाई? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। तो ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही। एक कॉपी को बनाने लगेगा 120 रुपए, 120 रुपए। कोई दिक्कत दोस्तों? सिंप्लीफाइड वे में एकदम आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को? आशा करूंगा कि ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, एक एक चीज, एक एक स्टेप दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो क्या कह रहा हमसे क्वेश्चन। ये कह रहा कि एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 18 रूट 3 सेंटीमीटर है, 18 रूट 3 सेंटीमीटर है, में एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? एक बार इंग्लिश में पढ़ लो क्या कह रहा क्वेश्चन कि इन ए ट्राइंगल हुज ईच साइड इज 18 रूट 3 सेंटीमीटर ए सर्कल हैज बीन इंस्क्राइब्ड, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। ये कह रहा है कि हमारे पास क्या भाई एक ट्राइंगल है, क्या है? ट्राइंगल, और जिसकी तीनों साइड बराबर है, जिसकी तीनों साइड क्या हुई? बराबर। तो पहले मेरे को ये बताइए कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल है, यदि इसकी तीनों साइड बराबर है तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है? इस ट्राइंगल का नाम क्या है भाई? क्या बता पाओगे भाई? मैंने आपको ट्राइंगल के टाइप सारे बता दिए, तो बताओ भाई इस ट्राइंगल का नाम क्या? ये आप कमेंट बॉक्स में देंगे इसका उत्तर दोस्तों, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है भाई? तो देखो, और ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर, इसके इंस्क्राइब्ड किया अंदर बनाया गया क्या? एक सर्कल। क्या बनाया गया दोस्तों? सर्कल बनाया, वृत्त बनाया गया भाई। तो मान चलो हमारे पास ये वृत्त है इसके अंदर, ये वाला, ठीक है? ये क्या हमारे पास? वृत्त है इसके अंदर, ठीक है? और हमसे कह रहा है कि जो इसकी साइड है ट्राइंगल की, क्या भाई? यदि वो ए है तो वो है 18 रूट 3। मैं इसको साइड को बोलूं ए, ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। ईच साइड कह रहे हैं, यानी हर एक साइड, तीनों साइड बराबर है, तो ट्राइंगल क्या नाम होता है? क्वेश्चन मार्क आपके लिए, ठीक है? तो देखो भाई, और हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारे पास अंदर सर्कल बनना है ना, इसका क्षेत्रफल बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना भाई। देखो अब यदि हमारे पास ये वृत्त है तो ये हमारे पास जो रेडियस है, ये इसको बोलते हैं इनर रेडियस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनर रेडियस। इनर रेडियस जो हमारे पास स्मॉल आर है वो क्या है? इनर रेडियस। इनर रेडियस, ठीक है भाई? बात को समझे? ठीक है भाई। तो इसी का हमसे क्या पूछा? एरिया पूछा। तो यदि हमें किसी वृत्त का एरिया निकालना है तो हमको क्या चाहिए? बस उस वृत्त की त्रिज्या। और हमारे पास यदि साइड ए है और उसके अंदर यदि किसी ट्रायंगल साइड एक ट्रायंगल साइड ए है जो जिसकी तीनों साइड बराबर है, तो उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होती है भाई? हमेशा ध्यान रखना, ए बराबर होता है ए अपॉन 2√3। ए अपॉन 2√3 यानी कि उस त्रिभुज की साइड बटे में 2√3। तो यहां से हमारे पास इसकी रेडियस क्या आ जाएगी भाई? देखो आप देख पाएंगे यहां से ए कितना हमारे पास में 18√3 और बट्टे में क्या है भाई? 2√3, 2√3। तो देखो आप √3 से √3 काट देंगे, √3 से √3 कट जाएगा ना भाई, √3 से √3 कट गया और 2 निम्मा। तो आपके पास है रेडियस आ गई 9। क्या आ गई दोस्तों? रेडियस आ गई 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की आएगी रेडियस आएगी। तो एरिया तो बता ही सकते हो भैया, यानी वृत्त का जो एरिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, वो क्या होता है भाई? वो होता है हमारे पास पाई आर का स्क्वायर, यानी उसकी रेडियस को। देखो हमारे पास सारी ऑप्शन पाई में दे रही, यानी पाई की वैल्यू पुट ही नहीं करनी, केवल आर की वैल्यू पुट करनी। देखो पाई आर क्या हमारे पास 9, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 81, 81 पाई, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझे बात क्यों नहीं समझे? अब देखो इसका कॉन्सेप्ट एक छोटा सा बता देता हूं, क्या कि यदि हमारे पास
एक सर्कल है, ठीक है, हाँ सॉरी एक ट्राइंगल है और उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। तो जो सर्कम सब्सक्राइब्ड सर्कल है, देखो मैं एक सर्कल बना रहा हूं भाई, जो लाल कलर से देखो भाई, यानी ये सर्कल वो सर्कल है जो इस ट्राइंगल के क्या है, सर्कम सब्सक्राइब है। इन सर्कल क्या भाई, जो अंदर बना त्रिभुज के, और सर्कम सर्कल क्या भाई, जो त्रिभुज के बाहर बना, जो तीर जिसके वर्टेक्स को टच करके जाता है दोस्तों, वो क्या होता है, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल, ये क्या सर्कम सर्कल है, और इसकी रेडियस यदि आर है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, आर है, इसकी रेडियस यदि आर, कैपिटल बात करूं मैं तो यहां से लेके यहां तक भाई, ये वाली कैपिटल आर है। तो ये पता क्या होती है, हमेशा याद रखना क्या, ये होती है उस ट्रायंगल की साइड बटे में √3, बटे में √3, बटे में √3। अब देखो मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब इस सर्कम सर्कल का जो एरिया है, क्या है, एरिया है, वो आपको बताना भाई, इसका एरिया क्या है, एरिया, इसका एरिया बताएंगे। मैंने इन सर्कल का मैंने आपको बता दिया, आउटर सर्कल है जो हमारे पास, जो सर्कम सर्कल है उसकी रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, रेडियस निकालनी है और उसको आपको एरिया निकालना, निकाल पाओगे दोस्तों? अगर निकाल सके तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये था हमारे पास इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और आशा करूंगा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप याद रखेंगे और आप रिवाइज करते रहेंगे समय समय पर इन पर, क्योंकि इनका जो रिवीजन है यही आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही रखते हैं और इसी तरह आप जुड़े रहिए इन प्रैक्टिस सेट से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल ऑफ यू।